मुझे लंबे तुर्रों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा, मगर एमपी वाले वहीं खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्दी आ जाए, मगर कमबख्त गाड़ी आधा घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं भी मुसाफिरों के हुजूम में घुल मिल गया। डिब्बे में आते ही मैं सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाजा धड़धड़ाने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए दरवाजा खोल दिया। ये एक तोंदील डाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो बाथरूम में घुस गया। इंजन ने सीटी बजाई, गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरियाए जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पाट अक्सर जगहों से खुश्क था। दूर लाल तले की पुरशिकोह इमारत नजर आ रही थी जिस पर भारत का परचम लहरा रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये पला मुसलमानों के जाहो जलाल की अलामत था जो अब किस्साए पारीना बन चुका था। दिल्ली कई बार उजड़ कर आबाद हुई थी, मगर 1947 में ऐसी उजड़ी कि फिर आबाद न हो सकी। जिस दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब और सकाफत का मरकज समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी जबान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू का बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देता था। जमुना गुजर गई, लाल किला गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज हो गई थी। सहारनपुर आ गया। जहाँ ट्रेन कुछ देर रुकी, प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। जहाँ भी मैं बाथरूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकला। उसके बाद लखनऊ के स्टेशन पर गाड़ी ज्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज्यादा देर बाथरूम में न ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था, मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। जहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही चल फिर रहे थे। जितनी देर ट्रेन रुकी रही, मेरा रंग उड़ा रहा। मैंने एहतियातन वो कागज जिस पर मशरकी पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था, लपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 के दोनों नोटों के साथ अपने जूतों में छुपा रख लिया। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। होड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी चली जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। उसका प्लेटफॉर्म काफी कुशादा था। मैं अपने कोने वाली निशिस्त में दुबका बैठा था। आखिर जहां से भी ट्रेन चल पड़ी। आसनोल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के झुंड नजर आने लगे। छोटे छोटे गांव थे, झोंपड़ियों जैसे मकान थे जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। आसनोल से आगे निकलते ही शाम के साए गहरे हो गए थे और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात अहम मकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस कलकत्ते के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक घन गरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था। मशरकी पाकिस्तान के अबतर सियासी हालात की वजह से जहां मिलिट्री और सीआईडी के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से परेशान था कि कहीं वो मुझे न पहचान ले। एक बात बताना भूल गया कि मैंने अमृतसर से चलते वक्त अपनी मूछें मूंढना अब छोड़ दी थी और उस वक्त मूछों के बाल खासे बढ़ गए थे। मेरे माथे पर जाफरान के तिलक का निशान भी मौजूद था, अगरचे पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कस्तन चंद मुसाफिरों के साथ डिब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफेद पोश आदमियों को मैंने देखा था जो एक तरफ हटकर खड़े हुए थे और मुसाफिरों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरबी बंगाल का वर्दी पोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक आदमी जो शक्ल सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियां दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खत्म हो जाती थी। गेट पर एक बंगाली टिकट चेकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट थमाकर बाहर निकल आया। मैं एक तरफ होकर मफलर गर्दन से उतार कर तह करने लगा क्योंकि कलकत्ते का मौसम ज्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहां से आ रहे हो? मैं अंदर से काम गया, मगर ऊपर से बड़े पुरएतमाद अंदाज में मफलर तह करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ। और कहां से आना है महाराज? दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है। उस शख्स का चेहरा सपाट था, सिर्फ उसकी करंजी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। पतलून और बुशर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और जहाँ किससे मिलने आए हो? उसका उर्दू बोलने का लहजा करनाल वालों का था। मैंने उसी एतमाद के साथ जवाब दिया, महाराज दिल्ली में खादी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। जहाँ कलकत्ते के सोनागाची बाजार में उनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। उसने एक खतरनाक सवाल किया, तुम्हारा सामान कहाँ है? मैंने संभल कर जवाब दिया, सामान? महाराज हम गरीबों का क्या सामान होगा? दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? वो जरा सा मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी, मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लरज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर जरा सी घबराहट जाहिर न होने दी। कम से कम मुझे यही यकीन था। मैंने जरा तलखी से कहा, क्यों महाराज हम थाने काहे को जाएं? क्या हमने कोई चोरी की है? किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। उस पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। तहकुमाना लहजे में बोला, राजेश जी सीधी तरफ
तरह मेरे साथ थाने चलें, आपको जो कुछ कहना है वहीं चलकर कहें। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना जरूर याद रखें कि मेरा जो हाथ पतलून की जेब में है उसमें एक भरा हुआ पिस्तौल है। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो, मैं दुकान पर फोन करके मालिक को बुला लूंगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नजर आने लगा। यह हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरकी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिब्बी मुआयने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के भेस में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। उसके बाद उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल न होगा मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में प्रिया तोप तबाह की थी। मैंने तेजी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरा बाजू पकड़े मुझे कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। उसने एक साइकिल रिक्शे वाले को इशारे से बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या अपराध किया है? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। उसने रिक्शे वाले से कहा, गोलू डोला थाने चलो। बंगाली रिक्शे वाला सड़क पर एक जानिब रवाना हो गया। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, 2 मंजिला बसें गुजर रही थीं। बंगाली लोग साइकिल, गाड़ियों, बसों में और पैदल चल रहे थे। दूरों जानिब ऊंची ऊंची फ्लैटों वाली इमारतें थी, जिनके फ्लैटों की गैलरियों में कहीं कहीं रंग बरंग साड़ियां सूखने के लिए डाल दी गई थी। मैं रक्शे से छलांग नहीं लगा सकता था। इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था और अगर मैं किसी तरह छलांग लगाने में कामयाब हो भी जाता तो वो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बीच बीच में उसे कहता जाता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, थाने की बजाय मुझे सोनागाची के खादी भंडार ले चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन न ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देना, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मारने का फैसला कर लिया था। मेरी आफियत इसी फैसले में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह न निकाली तो चंद रोज में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी जिंदगी उकूबत खानों में सिसक सिसक कर खत्म हो जाएगी, और वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजर कर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया, जहां सड़क हमवार नहीं थी और धचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला जबान में शायद रिक्शे वाले को आराम से चलने की हिदायत की। मैं तेज नजरों से उस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायजा ले रहा था, जहां हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराने खस्ता हाल फ्लैटों वाली इमारतें थीं, जहां बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड्ढे में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शे को जोर का धचका लगा और उसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं उस साइकिल रिक्शे से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से जिधर मुंह उठा दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। यह मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समात शिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुककर फंदा सी बन गई। मैं लड़खड़ा कर गिरा और मेरी आंखें धुंधला गईं। यकयक सामने एक गली आ गई, जिसकी दोनों जानिब ऊंचे फ्लैट से। मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अभी तक मुझे अपने जिस्म में किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था, गोया गोली मुझे में ही लगी थी और यह भी मुमकिन था कि वो महज खौफजदा करने के लिए ही चलाई गई हो। मुझे अपने पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। आगे जाकर गली बाएं तरफ घूम गई। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उस तरफ घूम गया तो दिल धक से रह गया। आगे गली बंद थी। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। एक बिल्डिंग का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं उसी में घुस गया। सामने लकड़ी का कुशादा जीना था। मैं तेजी से जीना चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर बाएं जानिब एक खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा, नीचे एक ट्रक खड़ा था जिस पर बोरियां लदी हुई थी। मैंने आओ देखा न ताओ और खिड़की में से ट्रक पर छलांग लगा दी। बोरियों में कोई नरम चीज भरी हुई थी। मुझे कूदते देखकर दुकान पर कुछ लोग हैरान होकर देखने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ट्रक में से उछलकर मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और दूसरी गली में घुस गया। मैं बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि पीछे से अभी तक दूसरा फायर नहीं हुआ था। मेरा मफलर रिक्शे से कूदते वक्त सड़क पर ही रह गया था। मैं घबराहट के आलम में एक बिल्डिंग में घुस गया। अंदर जाकर महसूस हुआ कि ये जूतों की मार्केट है। आमने सामने छोटी छोटी दुकानें थी। कारोबार हो रहा था, लेकिन लोगों का ज्यादा हुजूम नहीं था। मुझ पर अब भी खौफदारी था। जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था, उसकी गोली किसी वक्त भी मेरी पीठ में व्यवस्थ हो सकती थी। कुछ दुकानदारों ने हैरत से मुझे भागते हुए देखा। बदकिस्मती से ये मार्केट आगे जाकर बंद हो जाती थी। अब सिवाय उसके कोई चारा नहीं था कि किसी दुकान में घुस जाऊं। चुनाचे मैं आखिरी दुकान में घुस गया। जहां दराजकद आदमी जूतों के डिब्बों को अलमारी में लगा रहा था। मैं उसके करीब से फलांग कर अंदर के दरवाजे का पर्दा उठाकर भागा तो उसके हाथ से डिब्बा छूट गया।
दुकान में घुसते ही मेरी नजर गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक तते पर पड़ी थी। साफ जाहिर था कि ये दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बिछी हुई थी। मेरे पीछे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा, मैं मुसलमान हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे पनाह चाहिए। उसने ऊपर दो छत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दो छत्ती दीवार में एक खत्ता है, उसमें जाकर छुप जाओ। दो छत्ती दीवार एक मर्द की ऊंचाई के बराबर थी। मैं उछलकर ऊपर चढ़ गया जहां खाली डिब्बे पड़े हुए थे। उनके पीछे एक चौकोर सुराख नजर आया। ये वही खत्ता था जिसकी तरफ दुकानदार ने इशारा किया था। मैं इस खत्ते में घुस गया जहां मैं बमुश्किल बैठ सकता था। मैंने आगे जूतों के खाली डिब्बे कर लिए। मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच सकूंगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ने मुझे मार्केट में घुसते हुए देख लिया होगा। मार्केट आगे से बंद थी। वो एक एक दुकान की तलाशी लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं खत्ते में दुबका बैठा खुदा से दुआएं मांगता रहा। दफतन दुकान के अंदर से आवाजें सुनाई दी। मैंने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज सुनी। वो दुकानदार से मेरे ही बारे में पूछ रहा था। मुसलमान दुकानदार की आवाज आई, अजी मित्र जी, तशरीफ रखिए, धनबाग हमारे क्या आप हमारी दुकान पर आए। अव्वल तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया, और फिर यहाँ कोई मुल्क दुश्मन दाखिल होकर भला मुझसे बच सकता है। हम तो आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज आई, वो पाकिस्तानी जासूस है और इसी मार्केट में घुसा है। मुसलमान दुकानदार ने एक बार फिर लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तानी जासूस है तो फिर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। हम तो पाकिस्तान को खत्म करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और हैं। पाकिस्तानी जासूस और मेरी दुकान में आ जाए तौबा कीजिए। मेरा ख्याल है वो जरूर सामने वाले गुस्ल खानों की तरफ निकल गया होगा। उधर से बाहर को रास्ता है, आइए मेरे साथ अभी ढूंढ लेते हैं उस वतन दुश्मन को। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरा दिल जो जोर जोर से धड़क रहा था थोड़ा सा पुरसुकून हो गया, मगर मौत की तलवार अभी तक मेरे सर पर लटक रही थी। कोई 5 मिनट बाद, जो 5 घंटों से भी ज्यादा लग रहे थे, दुकान के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर दुकानदार की आवाज आई। वो किसी खातून गाहक से बातें कर रहा था। खातून गाहक के साथ बच्चा था जिसके रोने की आवाज आई। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज देकर बच्चे के लिए रसगुल्ले लाने को कहा और जमाना सैंडलों के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इंस्पेक्टर की बला शायद टल गई थी। मेरी जान में जान आ गई। औरत चली गई, उसके साथ ही दूसरे गाहक आ गए। ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। मैं खत्ते में उकड़ू बैठे बैठे थक गया था। मैंने दो छत्ती की तरफ अपनी टांगे पसार दी। उससे मुझे सुकून मिला। दुकानदार की बातों पर एतबार करके भारतीय इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के इतनी जल्दी चले जाने से और कुछ इस मुसलमान दुकानदार की गुफ्तगू से मैं 2 नतीजों पर पहुंचा था। एक तो ये कि ये मुसलमान दुकानदार पाकिस्तान के झंग स्याल के इलाके का रहने वाला है। दूसरे, ये शख्स CID वालों का आदमी है। कलकत्ते में झंग और जगवाल के लोग मुद्दतों से आबाद थे और जहाँ खुश्क मेवे और चमड़े का कारोबार करते थे। ये इंडियन नेशनल थे, बंगला जबान भी रवानी से बोलते थे, मगर उनका लहजा अभी तक पंजाबी ही था। दोपहर के वक्त यह आदमी दुकान अंदर से बंद करके कोठरी में आया और उसने मुझे आवाज देकर नीचे बुलाया। कोठरी में कमजोर सा जर्द बल्ब जल रहा था। मैंने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। घुंघराले स्याह बाल थे जो कनपटियों से सफेद होना शुरू हो गए थे। रंग पंजाबियों जैसा साफ और खिलता हुआ था। कद लंबा और शाने चौड़े थे। वो बंगालियों जैसे सिल्क के कुर्ते और खद्दर के पाजामे में मलबूस था। उसने सबसे पहले मुझसे पूछा, तुम पंजाबी हो और पाकिस्तान से आए हो? मैंने सीधे साजे अल्फाज में कहा, मेरा नाम मंजूर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर सरहद पार करके अमृतसर में इंडियन फिल्में देखने आया करता था। एक दिन मैं उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर पहुंच गया कि वापसी पर बॉर्डर पुलिस ने हमें धर दिया। मेरा दोस्त तो पकड़ा गया, मगर मैं फरार होने में कामयाब हो गया। उस वक्त से मारा मारा फिर रहा हूँ। हिंदू बनकर माथे पर तिलक भी लगा लिया कि पहचाना ना जाऊं। कलकत्ते इसलिए आया था कि जहां से बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान चला जाऊंगा। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें तो मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। दुकानदार की निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। साफ लग रहा था कि वो मेरी कहानी को मनखड़त समझ रहा है। उसने टिफिन कैरियर खोला, अपने साथ खाना खिलाया और बताया कि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को उसने किस मुश्किल से टाला है। मैंने फिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा उसे इसका अजर देगा। उसने तुनक कर कहा, मैं भारतीय बाशिंदा हूँ और तुम्हें बचाकर अपने मुल्क से गद्दारी की है। खुदा मुझे इसका अजर कैसे देगा। मैं एक पल के लिए साकित रह गया। उसने मेरी प्याली में थोड़ी सी भिंडियां डालते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान जो इस्लाम का रिश्ता है उसकी वजह से तुम्हारी मदद करने पर मजबूर हूँ। और फिर तुम पंजाबी भी हो। पंजाबियों ने सन 47 में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो खामोशी से रोटी खाता रहा। मैं भी चुप रहा, लेकिन हर लुकमा जहर बनकर मेरे
हलक से उतर रहा था। खाना खाने के बाद उसने सिगरेट सुलगा लिया और बोला, मैं जानता हूँ तुमने मुझे झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ गड़बड़ करने के लिए भेजा गया है। भारत का वफादार शहरी होने के नाते ये कभी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंडियन पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगा। अगर तुम वादा करो कि यहाँ किसी किस्म की तकरीबी कार्रवाई किए बगैर मशरिकी पाकिस्तान की तरफ निकल जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो आखिर CID का आदमी था। उसने मेरी बातों से ठीक अंदाजा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचा ली थी।